Good morning. Myself Dr. Rajesh Kumar, Department of Zoology, SPC Government College, Ajmer. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर एंड बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत इंट्रोडक्शन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड बायोजेनेसिस के विषय में चर्चा की थी। आज हम स्ट्रक्चर एंड बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जनरेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में चर्चा करेंगे। नाउ फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रत्येक F1 पार्टिकल्स में 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्सेस उपस्थित होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स की खोज साइंटिस्ट ग्रीन एंड इनके कलीग्स द्वारा की गई। इन कॉम्प्लेक्स को यदि सही मात्रा में मिलाया जाए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का ऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के ऑर्गेनाइजेशन में 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C उपस्थित होता है। नाउ फर्स्ट, सभी एक्टिविटीज एंड डिफरेंट ऑक्सीडेटिव एक्टिविटीज के दौरान उत्पन्न NADH अर्थात निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड तथा FAD अर्थात फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन का प्रवेश इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में होता है। रेस्पिरेटरी चैन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में के ये विभिन्न घटक इनर मेम्ब्रेन में 4 कॉम्प्लेक्स के रूप में व्यवस्थित होते हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, दैट इज NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेस। यह सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 50,000 होता है। इसमें 15 सब यूनिट पाए जाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड तथा 6 आयरन सल्फर सेंटर पाए जाते हैं। नाउ सेकेंड, कॉम्प्लेक्स सेकेंड विच इज नोन एज सक्सिनेट Q रिडक्टेस और सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेस। यह कॉम्प्लेक्स 2 पॉलीपेप्टाइड्स द्वारा निर्मित होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 97,000 होता है, जिसमें फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और 3 आयरन सल्फर सेंटर FVSS1, FVSS2 एंड FVSS3 उपस्थित होता है। नाउ कॉम्प्लेक्स थर्ड, कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेस। इट इज कॉल्ड एज कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेस। इस कॉम्प्लेक्स में अनेक सब यूनिट्स पाए जाते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट 2,80,000 होता है, जिसमें साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 एंड आयरन सल्फर प्रोटीन्स उपस्थित होता है। Now complex 4 or we can say cytochrome C oxidase। यह बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें अनेक पॉलीपेप्टाइड्स श्रृंखलाएं पाई जाती है, जिसमें साइटोक्रोम A और A3 एंड 2 कॉपर आयन्स एटम्स उपस्थित होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 2 लाख होता है। तो इस प्रकार ये चार कॉम्प्लेक्स
रेस्पिरेटरी चैन के डिफरेंट घटक इनर मेम्ब्रेन में व्यवस्थित होते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्सेस के अतिरिक्त कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C भी उपस्थित होता है। कोएंजाइम Q और वी कैन से यूबीक्यूनिन गतिशील इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड सेकंड से इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स थर्ड में ट्रांसफर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में यह ऑक्सीडेटिव क्यूनोन के रूप में उपस्थित होता है। नाउ साइटोक्रोम C, यह भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कॉम्प्लेक्स सेकंड एंड फोर्थ के बीच उपस्थित होता है। इस प्रकार साइंटिस्ट ग्रीन एंड देयर कलीग्स ने यह बताया कि इन कॉम्प्लेक्स को यदि सही मात्रा में मिलाया जाए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का ऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है, जिसमें 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसके अतिरिक्त कॉम्प्लेक्स Q एंड साइटोक्रोम C उपस्थित होते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, जनरेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स और वी कैन से एनर्जी कंजर्वेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संरक्षण। और वी कैन से द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मेटाबॉलिज्म एज एन एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गेनेल्स, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया की उपापचय में भूमिका ऊर्जा पराक्रमी कोशिकांग के रूप में जानी जाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन के समय ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयंस के 6 पेयर निर्मुक्त होते हैं, रिलीज होते हैं। ये हाइड्रोजन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से निकलते हैं और इसमें एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन संपन्न होता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक हाइड्रोजन पेयर से 3 ATP मॉलिक्यूल्स उत्पन्न होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, चूंकि समस्त बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए आवश्यक एनर्जी का उपयोग ATP के रूप में किया जाता है, जिसके 95% पार्ट का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स सच एज फूड मटेरियल्स आदि में पोटेंशियल एनर्जी प्रत्येक अणु के विभिन्न परमाणुओं के मध्य उपस्थित कोवलेंट बॉन्ड में बंद रहती है। केमिकल बॉन्ड्स के जल अपघटन के कारण से 3000 कैलोरी प्रति मोल एनर्जी निकलती है। 1 मोल ग्लूकोज अर्थात 1 ग्राम मॉलिक्यूल ग्लूकोज के दहन पर इसके विभिन्न परमाणु जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच उपस्थित लगभग 6,86,000 अर्थात 6,86,000 कैलोरी एनर्जी का उत्पादन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का संपूर्ण ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइसिस कई स्टेप्स में संपन्न होता है, जिसमें है फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड विद द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, अर्थात प्रारूपिक अम्ल के ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलेशन द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण। क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इन सभी एक्टिविटीज में फर्स्ट एक्टिविटीज दैट इज ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोसोल में उत्पन्न होती है, किंतु शेष तीनों प्रकार की एक्टिविटीज सच एज
Krebs cycle, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस द्वारा ओरिजिनेट पायरुविक एसिड सेलुलर रेस्पिरेशन प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। नाउ सेकंड, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस एक्टिविटी द्वारा निर्मित पायरुविक एसिड कंप्लीट ऑक्सीडेशन हेतु माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एसिटाइल कोएंजाइम ए, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड अर्थात NADH एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। नाउ थर्ड, क्रेब्स साइकिल और वी कैन से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से प्राप्त एसिटाइल कोएंजाइम के क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। क्रेब्स साइकिल में चार डिहाइड्रोजिनेशन एक्टिविटीज होती हैं। प्रत्येक एक्टिविटी में हाइड्रोजन के 2 पेयर मुक्त होते हैं। 3 हाइड्रोजन एटम के पेयर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड द्वारा एक पेयर FAD द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, अर्थात फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड द्वारा एक पेयर ग्रहण कर लिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप NADH एंड FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश करता है। एक क्रेब्स साइकिल में 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स उत्पन्न होते हैं। नाउ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। रेस्पिरेटरी चेन में इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर पर स्थानांतरित होते हैं, अर्थात एक ग्राही वाहक से दूसरे ग्राही पर स्थानांतरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के परिणाम स्वरूप एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करने में सक्षम होती है, अर्थात एडेनोसिन डाइफॉस्फेट चेंज इनटू एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज के दौरान उत्पन्न एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। ऑक्सीडेटिव एक्टिविटीज के द्वारा उत्पन्न एनर्जी से एडीपी के फॉस्फोरिलीकरण या से एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहता है। इस प्रकार सेलुलर रेस्पिरेशन के समय ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयन के 6 पेयर अर्थात 12 हाइड्रोजन निर्मुक्त होते हैं या रिलीज होते हैं। ये हाइड्रोजन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेयर से होते हुए निकलते हैं और इसी समय एडीपी का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण संपन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक हाइड्रोजन पेयर से 3 एटीपी मॉलिक्यूल उत्पन्न होते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की उपापचय में भूमिका, अर्थात द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मेटाबॉलिज्म एज एन एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गेनेली। Second, oxidation of fatty acids. Third, chain elongation of fatty acids. Next, yolk formation. Then, mitochondrial spiral in spermatozoa. These are main functions of mitochondria. धन्यवाद।